पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि मानव का डिज़ाइन और पशु के डिज़ाइन में बेसिक डिफरेंस है कि मानव जो कुछ भी करता है वो समझ के आधार पर करता है, कुछ जानकर कुछ मानकर करता है। इसलिए मानव को शिक्षा की आवश्यकता है, पशु को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है, शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है। तो बेसिक चीज है कि शिक्षा की मानव के बच्चे को आवश्यकता है। शिक्षा से किसी प्रकार का आचरण मिलता है, इस आचरण के साथ वो किसी व्यवस्था में जीता है। सत्रह डिपार्टमेंट को मुझको नहीं पता, गुजरात की हालत बहुत अच्छी होगी, है ना, लेकिन बाकी सभी राज्यों को देखते हैं तो अपने अपने तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी की हमारी जैसी व्यवस्था है वो ऐसी है कि 17 डिपार्टमेंट को कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें चोरी नहीं करनी पड़ती, हम चाहें ना चाहें। तो पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है जो अंग्रेजी काल से भारत पे शासन करने के लिए बना था। तो बेसिकली शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है कि आदमी जन्म से जैसा पैदा हुआ, आदमी इवॉल्व होता है, उसके इवॉल्व होने के लिए शिक्षा और व्यवस्था उसकी सहयोगी हो जाए। शिक्षा और व्यवस्था एक आदमी के इवोल्यूशन में उसके लिए सहयोगी हो जाए, ये शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है। अभी वर्तमान शिक्षा में देखने में, वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था की बात करें तो वो आदमी के इवोल्यूशन के लिए सहयोगी है, या जैसा एक बच्चा अपनी मौलिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है, एक अपने नेचुरल स्वरूप के साथ पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है, चाहता है। दो बच्चों को, एक को कम एक को ज्यादा दे दो, तुरंत दूसरा बोलेगा कि उसको ज्यादा मिला है। जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है। जन्म से हर बच्चा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब है कि वो सही को समझना चाहता है, वो सही करना चाहता है, वो सही बोलना चाहता है। किसी माँ के पेट से कोई बच्चा झूठ लेके पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डिस्क्रिमिनेशन लेके पैदा नहीं होता, है ना। यदि आज एक 20 साल के युवा को देखते हैं, क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? बल्कि उसको लगता है कि न्यायपूर्वक जीने से बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस करने के लिए तो कुछ और योग्यता की जरूरत है ना। तो न्याय के नजदीक आता है बिजनेस करते हुए कि न्याय से दूर जाता है? दूर जाना पड़ता है, आप चाहो ना चाहो तो भी, है ना। वो जिज्ञासु है। अब तो उसकी जिज्ञासा इतना ही है कि कार का नया मॉडल कौन सा है ना। और अपनी तो कोई पहचान नहीं है, जोकी की चड्डी पहनता हूं कम से कम ये तो मेरी पहचान है। आजकल आता नहीं है ऐसा, बेल्ट में ऐसा दिखाते हैं जॉकी वाला। इतनी गरीबी आएगी ये कभी नहीं सोचा था कि शर्ट पैंट तो अब आप देखते नहीं हो, कम से कम चड्डी तो देखो। ये देश जो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, है ना, आत्मज्ञान, समाज सेवा, कहां पहुंच गए? जॉकी की चड्डी में आ गए। अब ये सही करना चाहता है? नहीं, ये सफल होना चाहता है, कुछ भी करना हो उसके लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऐसा कह के मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी सिस्टम विशेष को दोष नहीं देता हूं, है ना। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं कि एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। हमारे विचार हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। ये सॉफ्टवेयर ही यदि अधूरा है, तो मैं शरीर से क्या करने वाला हूं? पूरा करूंगा कि अधूरा करूंगा? अधूरा करने के लिए मैं बाध्य हूं। तो आज थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जितनी बात आपके सामने रखेंगे उसको कहने का आधार यह होगा कि एक सही का प्रपोजल
एक सही का प्रस्ताव जो इस अनुसंधान की रोशनी में सामने आया है उसको आपके सामने रखा जाएगा। आप उसको माने ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं है। आप माने ऐसी अपेक्षा नहीं है। जब हम 7 दिन का पूरा शिविर करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, किसी चीज का त्याग करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये करो, ये ना करो, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, ये उपदेश नहीं होगा। का मतलब है कि चाहिए शब्द 7 दिन में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो कुछ कहा जाएगा उसको आप माने ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि ये शिक्षा और व्यवस्था का विकल्प है, ऑल्टरनेट है। इससे क्या मिलने वाला है हमको? स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का ज्ञान, विवेक और विज्ञान हमको उपलब्ध होता है, ताकि मैं अपने में, अपने परिवार और समाज में ठीक से जी सकूं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक इसको जी सकूं। तो स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानने से काम चल जाएगा कि जानना होगा? जानना होगा। तो हमको चीजों को जानना है। जानने के लिए जो तरीका है वो जांचना है। जांचने के लिए धरती के सभी मानव में पहले से एक ताकत रखी हुई है, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण की ताकत मानव में पहले से रखा हुआ है। उस ताकत को यूज करना शिक्षा और परिवार, हर बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसका माँ बाप ही है, दूसरे के रूप में स्कूल के रूप में कुछ मिलता ही है। तो स्वनिरीक्षण की ताकत से मैं सही को पहचान सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस मुझको मिल जाए, और जी के मैं सही को समझा हूं, इसको मैं प्रूव कर सकूं, ये आदमी के इवोल्यूशन का, ये आदमी के विकसित होने का मतलब है। तो इस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले कुछ संदर्भ मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं, जो पिछले कुछ दिनों में मेरा ध्यान ऐसा गया तो मेरे को लगा कि चलिए, तो गुजरात की ये पहली सभा है जिसमें मैं इस बात को शेयर करके बात को शुरू कर रहा हूं। देखिए, यदि हम एक परिवार को देखें, हम सबके परिवार हैं, हम सबके परिवार में हम एक जनरल आकलन करें कि हमारा बजट कहाँ जा रहा है, भोजन पे हमारा बजट कितना है, किस किस चीज़ पे हमारा बजट कितना है। यदि एक राज्य को देखें तो बहुत सारे परिवार ही हैं, यदि एक देश को देखें तो बहुत सारे परिवारों का ही समूह है। इस तरह से यदि बजट को हम अपने परिवार से जोड़ के समझना चाहेंगे तो हम उस पर एक दृष्टि इस तरीके से डाल सकते हैं। यदि भारत को पूरा देखें तो लगभग 84 लाख करोड़ का जीडीपी है। ये आंकड़े कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, बहुत लेमन स्टाइल से लिए हुए आंकड़े। भारत का टोटल बजट 84 लाख करोड़ का जीडीपी है, उसमें से 45 लाख करोड़ हमारे पास लोन है। टोटल लोन इस समय देश पे 45 लाख करोड़ है। हमारा ईयरली बजट 14 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि 7 लाख रुपया टैक्सेस से आता है। 7 लाख करोड़ रुपया हर साल लोन फिर से आता है। तो इस बार 45 है तो अगली बार कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये हर बार ऐसे बढ़ेगा। और ये तो हुआ कि कैसे आया ना, लगभग आधा टैक्सेस से, आधा लोन से, टोटल मिला के हो गया 14 लाख करोड़। खर्चा कैसे हो रहा है? खर्चे में 30% ब्याज के रूप में वापस लौट गया। 14 लाख करोड़ में से 30% कहां चला गया? इंटरेस्ट। 20% डिफेंस, 20% सब्सिडी जो कि अभी बढ़ने वाली है, खाद्य सुरक्षा, और लगभग देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करने का यहां कोई आशय नहीं है। हम जिस अव्यवस्था में फंस गए हैं, भाई वोट चाहिएगा, वोट लेने के लिए कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिस तरीके अपनाना हमारी मजबूरी हो गई है, उस तरीके में ये सब सब्सिडी, ये सब चीजें बढ़ेंगी कि कैसे हम 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, है ना। ये सब हमारी मजबूरी, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? सब्सिडीज बढ़ने से, है ना, कुछ भाग उसमें जाएगा। ये मिला के 70% हो गया। तो 70% तो टोटल बजट का नॉन प्रोडक्टिव हो गया। इसमें से 10-12% और ऐसा ही है।
लगभग जो अपने को काम का मिला वो लगभग 15% के आसपास मिल रहा है, कम ज़्यादा। उसमें से आपके बहुत लोग जानते होंगे, एजुकेशन 1%, हेल्थ 1%, एग्रीकल्चर 1%, इंडस्ट्रीज वगैरह 1% में सिमट जाता है। लगभग या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, आधा एक % का फर्क होगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, है ना। तो जितने, यदि हम समाज को देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं, किसी समाज को चलता हुआ देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। यदि समाज को देखें तो मोटे रूप में उसको इस सब की जरूरत है। उस सब में कितना लग रहा है? शायद लेस देन 10%, लेस देन 10%। जिसमें पूरा समाज चलता है उसमें लेस देन 10%, और जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि और इसमें से भी कैसा, ये पूरा का पूरा लग रहा है, इसमें 50% तो लीकेज हो गया। इसमें से 50% तो लीकेज हो गया। उसमें से जो लगता है बाकी मिसयूज और मिसमैनेजमेंट, आधे अधूरे दिल से लगता है। तो मैं सिर्फ ये कह के किसी को दोष बिल्कुल नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन हम जिस अव्यवस्था में फंसे हैं, जहां फंसे हैं, उसकी पिक्चर कुछ ऐसी है। अब ये जैसे जैसे आगे चलेंगे, फिर ये क्यों ऐसा हो गया है और कैसे ये ठीक हो सकता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो चलिए, तो अभी की इन सारी स्थितियों को देखते हैं तो ऐसा एक पिक्चर सामने आती है, एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। अभी मैं व्यवस्था को लेकर बात कर रहा हूं। जब भी व्यवस्था को लेकर बात करते हैं तो किसको व्यवस्थित करने की जरूरत है? ये सारी व्यवस्था की बात किसके लिए हो रही है? मानव के लिए। मानव को जीना है और मानव की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, और वो उसको कैसे नियंत्रित रखा जाएगा। तो यदि व्यवस्था की बात करें तो वो कब ठीक होगा? जब मानव स्वनियंत्रित होगा। इसका नाम व्यवस्था बोलेंगे। यदि मानव पर नियंत्रित होगा, तो व्यवस्था कहलाएगा कि शासन कहलाएगा? हाँ जी, आप सभी से अनुरोध यह है कि थोड़ा सा मन लगाना होगा। नॉर्मली इस तरह की सभाओं में काफी मनोरंजन किया जाता है ताकि आपका मन लगा रहे। मैं मनोरंजन करने वाला कोई काम नहीं करूंगा, वो काम, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो जो कंटेंट आपके साथ, हाँ, इसके बाद ये हो सकता है 3 घंटे का मनोरंजन एक काम हो सकता है, 3 घंटे में कुछ ऐसा जो कि लाइफ टाइम मनोरंजन की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है। मनोरंजन की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिनको जीना नहीं आ रहा है। जिसको अपने जीने में मजा आ रहा है उसको कहाँ मनोरंजन चाहिए? मैंने पिछले 18-20 साल में बोरियत शब्द नहीं देखा। मुझको किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मनोरंजन का मतलब है कि आपको खुशी कैसे मिलती है उसका पता नहीं। तो कम से कम ये देश तो मनोरंजन वाला नहीं था। देखिए, तीर्थ और टूरिज्म 2 शब्द हैं। हमारे देश में क्या प्रथा रही? तीर्थ की रही कि टूरिज्म की रही? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तो तीर्थ जो है सच्चे सुख की बात करता है, जिसको पाने के बाद मनोरंजन बहुत छोटा है। टूरिज्म बहुत छोटे सुख की बात करता है ना, और जो कि आदमी की चेतना को इवॉल्व होने की तरफ ले जाता है कि नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। मैक्सिमम टाइम वो नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। तो हमारी परंपरा तीर्थ की परंपरा है, जिसमें नए स्थानों पे जाना होता है, नए लोगों से मिलना होता है। जाते हैं तो खाना पीना होता ही है, जाते हैं तो घूमना फिरना। तो जितना टूरिज्म में होता है उतना तीर्थ में हो ही जाता है। प्लस उससे कुछ एक्स्ट्रा भी होता है जो सही अर्थों में मेरी जिंदगी की जरूरत होता है। तो इसलिए ये भाग आपका है। आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे, कि पर नियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे? तो आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा, इसका नाम व्यवस्था है। आदमी पर नियंत्रित होकर जीता है, इसका नाम शासन है। कैसा? अभी हम क्या भाषा प्रयोग करते हैं? शासन व्यवस्था। ये शासन एकदम अलग चीज है, व्यवस्था एकदम अलग चीज है। कैसे है व्यवस्था?
थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। व्यवस्था कैसी है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पूरी प्रकृति को देखें तो उसमें 4 अवस्थाएं हैं। एक तो पदार्थ है, दूसरा प्राण है, पेड़ पौधे, तीसरा जीव है, पशु पक्षी, चौथा ज्ञान अवस्था जिसमें हमने मानव को गिना। तो पदार्थ में क्या क्या आएगा, है ना, मिट्टी, मटेरियल किंगडम। प्राण में क्या क्या आएगा, सारा वेजिटेशन। जीव में क्या आएगा, एनिमल किंगडम। और ज्ञान मतलब मानव। धरती पे मानव एकमात्र ऐसी इकाई है, जैसे मिट्टी पत्थर को समझेगा तो कौन समझेगा, ईश्वर देवी देवता को समझेगा तो कौन समझेगा, भूत प्रेत को समझेगा तो कौन समझेगा, और भूत प्रेत बन के जिएगा तो कौन जिएगा, देवी देवता बन के जिएगा तो कौन जिएगा, खुद को समझेगा तो कौन समझेगा, मानव। तो मानव इस धरती पे एकमात्र इकाई है जिसमें समझने की ताकत है, जिसमें समझने की ताकत है, इसलिए उसको ज्ञान अवस्था बोला। यदि इस पूरे साइकिल को देखें तो पूरा साइकिल नेचर में व्यवस्था कैसी है उसको एक बार देखने जाएं तो हमको शासन और व्यवस्था का फर्क समझ में आएगा। हाँ जी, इस पूरी साइकिल को देखें तो क्या बोल रहा है ये, इस पूरे साइकिल को देखें। हाँ जी, पीछे वाले साथ साथ चल रहे हैं, आवाज पहुंच रही, हाँ जी। इस पूरे, ठीक से हाईलाइट हुआ, हाँ गुड। इस पूरे साइकिल को देखें तो कुछ मैसेज आप तक पहुंच रहा है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आदमी के जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ नेचर से चाहिए वो उपलब्ध है, क्योंकि हम आप जिंदा हैं। आदमी ने जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ नेचर से चाहिए था लिया, वापस क्या लौटाया, वापस क्या लौटाया, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में मेरे को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात के बारे में मेरे को काफ़ी देश भर में प्रशंसा सुनने को मिलती है कि काफ़ी अवेयर लोग हैं, है ना। कहीं गलत होगा तो आप बता दीजिएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है कि अनपढ़ लोगों के कारण है? फिर तो गुजरात का शेयर ज़्यादा आएगा इसमें। ये विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण है? उनको विकसित बोलें कि अविकसित बोलें? इससे ये तो समझ में आया कि शिक्षा, देखिए हमारी परंपरा ने हमको नदी भी देवता और पेड़ भी देवता और नींबू भी देवता और आम भी देवता, है ना, कुल मिला के सबसे मिनिमम लेना है और रात को नहीं तोड़ना है और सुबह को ऐसा करना है और पानी देना है और सुबह पूजा के बाद ऐसा करना है। तो बहुत सारे तरीकों से हमने मानव को प्रकृति से जोड़ के रखा। इससे प्रकृति हजारों साल का लंबा इतिहास है जिसमें प्रकृति को हमने न्यूनतम नुकसान पहुंचाया। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग कितने साल की देन है? पिछले 200-150 साल की देन है। तो इससे ये तो समझ में आया कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी ऐसे ऐसे आदमी को नेचर के साथ में जीना आया, ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना। और अभी सबसे बड़ी समस्या जो जहां सबसे अधिक शिक्षा, सबसे अधिक मॉडर्निटी, सबसे अधिक विकसित बोल रहे हैं उनकी, वहां उनका योगदान ज्यादा है। यदि प्रकृति में व्यवस्था को देखते हैं तो कैसी है प्रकृति में व्यवस्था? कैसी है प्रकृति? अपने आप में मानव को छोड़ दें तो प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? कैसे कैसे? बाय द वे ऊपर वाला बोलता कि तुम्हारे किडनी में जितने सेल हैं और हार्ट में जितने सेल हैं और जो भी कुछ पूरे शरीर में जितने सेल लगे हैं, भाई उनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, मैं इनको नहीं संभालूंगा। तो क्या होता? हार्ट संभालते तो किडनी गिर जाती। वो तो अच्छा है कि सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारे सारा उल्टा पुल्टा सोचने के बावजूद किडनी अपना काम कर रही। हम कितना भी उल्टा सोचें, दिल पूरी कोशिश करता है कि वो अपना काम करता रहे। हम सारी एक्सट्रीम्स क्रॉस कर जाएं,
उसके बाद वो चिल्लाना शुरू करते हैं, किधर से बीपी, किधर से शुगर, है ना, कुछ कुछ तब आता है। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आया कि प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है, ये इतने सारे ग्रह, गोल, नक्षत्र, पूरा, है ना। तो एक एटम, देखिए, दो एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं और ठीक से पहचानते हैं तो एटम के रूप में व्यक्त होते हैं। दो एटम एक दूसरे को ठीक से पहचानते हैं तो मॉलिक्यूल के रूप में व्यक्त होते हैं। दो सेल एक दूसरे को पहचानते हैं तो किसी ऑर्गन के रूप में व्यक्त होते हैं। सारे ऑर्गन एक दूसरे को पहचानते हैं तो एक शरीर के रूप में व्यक्त होते हैं। और इसी प्रकार ये धरती अपने आप में एक व्यवस्था है तो सोलर सिस्टम को पहचानती है। सोलर सिस्टम अपने आप में एक व्यवस्था है तो किसी गैलेक्सी को पहचानता है। तो एक एटम से लेके गैलेक्सी तक ये व्यवस्था दिखाई देता है कि अव्यवस्था दिखाई देता है? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो अपने आप में व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है ये कैसी है? ये बॉटम अप है। व्यवस्था कैसी है? बॉटम अप है। शासन कैसा है? टॉप डाउन है। शासन ऊपर से नीचे है, शक्ति ऊपर में केंद्रित रहती है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, कहीं बीच में आके रुकी जाती है, उसके बाद तो नीचे सब ऐसे ही है। तो व्यवस्था और शासन दो अलग अलग चीजें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। इसको शुरू हुआ है तो पूरा कर लें। हर मानव किसी परिवार में पैदा होता है। परिवार के बाहर पैदा हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसको जो बोलते हैं वो कहने लायक नहीं। और परिवार से मिलके ही समाज है। समाज ठीक से चले इसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसको कह रहा हूं कि मैन मेड व्यवस्था, मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। जैसे जैसे शादी, हाँ, कभी आदमी भी पशु के जैसा जिया होगा, बच्चे पैदा हो गए होंगे, मरे भी होंगे, तो तय हुआ होगा भैया तय कर लो, जिसके जिससे बच्चे पैदा होंगे वही उनकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो शादी नाम की चीज बीच में इंट्रोड्यूस हो गई होगी। शादी, ठीक सोचा आपने। और एजुकेशन, न्यायालय, पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पुलिस सुनते नहीं होंगे, बोले कुछ तो इनको डंडा चाहिए। ये कुछ व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। ऊपर वाले चक्र में कितने क्वेश्चन मार्क? नीचे वाले चक्र में कितने क्वेश्चन मार्क होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चों का टीचर्स के प्रति सम्मान बढ़ा है कि घटा है? पेरेंट्स के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। कुछ घट तो रहा है। तो ये जो कुछ घट रहा है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेता, हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं इन 60 सालों में, इस पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, शादी को लेके भी, एजुकेशन को लेके भी, इन सब के प्रति हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक होने की आवश्यकता है। तो यदि ओवरऑल देखें तो ऊपर प्रकृति के साथ जो 3 जगह में क्वेश्चन मार्क, नीचे देखें तो सारे ही क्वेश्चन मार्क, इसको एक लाइन में बोला FW, क्या? फैमिली वार्मिंग। क्या? धरती एक बड़ा मैग्नेट है और किसी चीज का मैग्नेट को हिट करते हैं तो क्या होता है? उसका मैग्नेटिज्म लूज होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती है। परिवार भी एक मैग्नेट है जिसमें एक दूसरे के प्रति प्यार का मैग्नेट होता है, एक दूसरे के प्रति हमारा कोई लगाव होता है, कोई जुड़ाव होता है। जैसे जैसे फैमिली वार्मिंग होती है तो क्या होता है? ये अट्रैक्शन लूज होता है और परिवार टूट जाता है। जैसे जैसे ये आधुनिक शिक्षा बढ़ी पिछले 50 साल में, 150 साल में, आदमी की संबंधों में जीने की योग्यता बढ़ी है कि घटी है? घटी है। तो एक तरफ फैमिली वार्मिंग, एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, बाकी मोबाइल और कार ये सब साथ में है। अब कार लेके क्या करेंगे? बैठने वाले तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा खाना बना है,
खाना बनाने के लिए इतना सारा जद्दोजहद, इतना सारा बिजनेस, इतना सारा मेहनत और टाइम नहीं और सब कुछ, इतनी सारी टेंशन, खाना बना के टेबल पे आया तो मन तो कहीं और था। तो जो भी कुछ घट रहा है, यदि भौतिक लेवल पे भी कहें तो भौतिक सुखों को भोगने के लिए भी एक स्वस्थ मानसिकता की आवश्यकता है। कार का सुख भी भोगने के लिए मन का शांत रहना आवश्यक है ना। तो हमारी जिंदगी में जो भी फिजिकल लेवल पे है उसको भी देखने, तो इस सारे पूरे क्वेश्चन पूरी प्रकृति में देखें, बाहरी नेचर में देखें तो विलेन कौन है? उसमें भी अनपढ़ के शिक्षित, ये शिक्षित आदमी ज्यादा बड़ा विलेन साबित हुआ है ना। ना तो संबंधों में जीने की योग्यता आई, ना प्रकृति के साथ जीने की योग्यता आई, और अहंकार 7वें आसमान पे, अहंकार 7वें आसमान पे। तो हमारे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, वो कहीं बेसिक में फंसा। फिर ऊपर से इतनी सारी समाज सेवा। अब बताओ कितनी समाज सेवा करोगे? फिर बोला कि समाज सेवा से चित्त शुद्धि होती है, तो तुम्हारे चित्त शुद्ध होने के लिए बहुत सारे लोगों को गरीब रखना आवश्यक है। ऐसा भी उल्टा बोले तो ऐसा भी बोलना पड़ेगा। जब तक समाज में गरीबी नहीं होगी तो आपका दिल कैसे पिघलेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज सेवा एक आवश्यक भाग है, पर ये इमरजेंसी नीड है कि परमानेंट फीचर है ना। देखिए, मैंने अपना घर बेच के समाज सेवा की है, सरकारी पैसे से नहीं किया है, समाज के फंड से भी नहीं किया है। मैंने अपने बीवी के गहने बेच के, घर का पूरा सामान बेच के समाज सेवा की है, इसलिए मैं उसके दर्द को समझ सकता हूं कि वो क्या चीज। इससे ये समझ में आया कि ये अंतहीन सिलसिला है। क्यों ना हमें एक ऐसी, आज जिनकी आवश्यकता है उसके लिए सेवा की आवश्यकता है, भूखे को खाना देने की आवश्यकता है, किसका शरीर ठीक नहीं है उसको जो कुछ करना है वो करने की आवश्यकता है। लेकिन क्यों ना एक ऐसे समाज के बारे में सोचे जहां मैं किसी को खाना उपलब्ध करा दूं, वो खा के जी जाए, कि वो अपने हाथों से पैदा कर ले ताकि स्वाभिमान से खा सके, ताकि वो उसके बच्चों के सामने अपनी आंखें वो कैसे उठा, 2 किलो रुपए चावल लेके खाएगा, क्या वो बाप अपने बच्चों के सामने आंखें उठा पाएगा? तुम मेरे को खिला नहीं सकते हो, क्या तुमको बाप बोलूं? पैदा करने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ वैसे भी नहीं था, तो एक्सीडेंट था, हो गया। तो ऐसा, तो कैसे हर परिवार को, कैसे वो सक्षमता हम दे सकें, और वो कोई एक व्यक्ति का काम है कि व्यवस्था का काम है? वो व्यवस्था की बात है। गाड़ी लेना पर्सनल पुरुषार्थ है, मैं कार ले सकता हूं, साइकिल ले सकता हूं, हेलीकॉप्टर ले सकता हूं, लेकिन रोड बनाना तो मेरे बस का काम नहीं है ना। तो रोड उपलब्ध होना व्यवस्था है, गाड़ी होना पर्सनल पुरुषार्थ है। तो हमको गाड़ी भी चाहिए और रोड भी चाहिए। गाड़ी ले लिया, रोड नहीं है, रोड उपलब्ध हो गई, गाड़ी नहीं है, तो हमको रोड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो कैसे ये दोनों संगम बन सके, इसलिए कहा कि हमको क्या चाहिए, एक ऐसा आचरण, कैसा आचरण, बाई एजुकेशन कैसा आचरण हो, कैसा आचरण चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग से मुक्ति देता हो। 20 साल हर बच्चा किसी शिक्षक के सामने बैठा है। कोई महापुरुष नहीं है जो 20 साल से अधिक तपस्या किए होंगे। हर बच्चा 20 साल तपस्या कर रहा है, 2.5 साल में जाता है, 22 साल से कम में बाहर निकलता नहीं है। गलती से मेडिकल साइंस ले लिया तो 35 में निकलेगा। इसलिए आप देख लीजिए कि बहुत कम बच्चे मेडिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है यार इंजीनियरिंग करो, ठीक ठाक पैकेज ले, अपना ऐश करो। रिसर्च के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, क्यों जाए रिसर्च के लिए? कुल मिला के जिंदगी क्या है? BMW, बाजू में ऐश्वर्या राय। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। तो जिस तरह की हमने परिभाषा कर दी है, जिस तरह का हमने समाज में मापदंड चला दिए हैं। आज सुबह नगर निगम के कोई एक सज्जन थे जो अध्यक्ष हैं, वो मिलने आए थे, तो कह रहे थे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े, वो प्राइमरी स्कूल में उस समय 95% शिक्षक, 99% शिक्षक बहुत मन से पढ़ाते थे। अभी लगभग 2-3% शिक्षक होंगे जो मन से पढ़ाते हैं, जबकि सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि पैसा आदमी और आदमी के बीच में जुड़ने का आधार नहीं है। देखिए, हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन है। आदमी का, आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा?
ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 हैं। आदमी का आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा, दूसरा आदमी अपनी आवश्यकताओं को कैसे तय कर पाए। अभी हमारी आवश्यकता हम तय करते हैं कि पड़ोसी को देख के तय होती है। पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की गाड़ी, पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। मैं कहता हूं विश्वास, आत्मविश्वास, और साड़ी को देख के तो हिलता है ना, गाड़ी को देख के हिलता है। एक लोहे का टपरा, गाड़ी मतलब लोहा, एक लोहे को टपरे को देख के मेरा आत्मविश्वास हिलता है। ये कैसा आत्मविश्वास है? तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हमारी फंसी गाड़ी फंसी कहां पे है ना। 60 साल देश को आजाद हो गया, हम सब अच्छे घरों के लोग हैं, जो भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध है वो हमने पाई है, उसके बाद भी 2 क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला है। क्या? आदमी का आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा? आदमी का आदमी के साथ जीने का आधार क्या होगा? क्या लगता है? पैसा आदमी के साथ जीने का आधार बना? अपने बच्चों के ऊपर सारा पैसा खर्च कर दिया, मैंने मेरे बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा किया है इसलिए मेरे संबंध उनसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैंने मेरे बच्चों के ऊपर कम पैसा खर्चा किया है इसलिए संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? बल्कि कम पैसे में संबंध ठीक रहने की संभावना ज्यादा है। कैसा है ना? तो इससे यह समझ में आया सुविधा आदमी आदमी के बीच में संबंध का आधार है। क्योंकि मैं किसी बहुत अच्छी गाड़ी में चलता हूं इसलिए हमारे संबंध ठीक रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हुआ। सेक्स आदमी और महिला के बीच में संबंध का आधार हो सकता है क्या? नहीं हुआ, है ना। सारी बातें कर ली खोल के। तो इंद्रिय सुख आदमी आदमी के बीच में संबंध का आधार नहीं है, सुविधा आदमी आदमी के बीच में संबंध का आधार नहीं है, पैसा आदमी के बीच में संबंध का आधार नहीं है। इसका परिणाम क्या है? हमने बात की है वसुधैव कुटुंबकम की, और जी कहां पे रहे हैं? एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो तो बता दो आजीवन कोई एक रिश्ता जिसमें कोई गिला शिकवा शिकायत कभी ना हो, है एक रिश्ता, है ना। खूब देख लीजिए अपने घरों में झांक के, अपने आसपास झांक के, एक रिश्ता जिसमें आजीवन कभी कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो। जबकि हम क्या चाहते हैं? किसी एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो कि हमारे सारे संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो। वो अजय जैन जी का बेटा है और सुबह मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, बोले मैंने अपने दोस्तों से बात की, जो आप जिस तरह की चर्चा करते हो वो लोग बोलते हैं ये हाइपोथेटिकल है। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? हर संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फिर ये मेरा प्रॉब्लम है कि ऊपर वाले का प्रॉब्लम है? ऊपर वाला मेरे को ऐसा बनाया है, वे सब बोलते हैं ना ऊपर वाले बनाया है, तो ऊपर वाला सिस्टम में गलती कर दिया है। वही अभी ओ माय गॉड, अपन भी केस करें ऊपर वाले पे, भाई हम भी ऊपर वाले पे केस करेंगे कि तुम हमको ऐसा क्यों बना दिए जो संभव नहीं है। हर आदमी जिंदगी में क्या चाहता है? विश्वास और विश्वास की निरंतरता के बीच बीच में धोखा मिलता रहे, सम्मान और सम्मान की निरंतरता के बीच बीच में अपमान होता रहे, भय से मुक्ति की हमेशा भय से मुक्ति या बीच बीच में भय आता रहे। अरे कुछ तो बोलो, है ना। और यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोग मुक्त हैं? मैं भी नहीं हूं, ठीक है। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया ना। तो ऊपर वाले ने ऐसा मशीन बना दिया है ना, जिसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो हमको हाइपोथेटिकल लगती है। एक क्षण के लिए भी अपमान स्वीकार है कि वो जीना है कि झेलना है? एक क्षण के लिए भी अभाव जीना है कि झेलना है? झेलना है। और मैं झेलना चाहता हूं कि जीना चाहता हूं? जीना चाहता हूं। ऐसा संभव है कि नहीं? बोले हाइपोथेटिकल है। तो मेरा प्रॉब्लम है कि ऊपर वाले का है। एक फिल्म और बन सकती। तो चलिए वापस लौट आते हैं। तो एक बात तो अपना मानने का मन करता है कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। ऐसा कितने लोग सहमत हैं? प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, और उसका यह हाल है।
हाल है कि बेहाल है? बेहाल है। तो कैसे हाल हो जाए, इसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो पता चला जब हम पर नियंत्रित होते हैं तो वो शासन में होते हैं। पर नियंत्रित करने के 3 तरीके हैं। भय से कोई दूसरा हमको नियंत्रित कर सकता है, प्रलोभन से नियंत्रित कर सकता है, और आस्था से नियंत्रित कर सकता है। 3 तरीके हैं जब हम पर नियंत्रित होते हैं। इसमें कुछ कम ज्यादा हो तो बोल देंगे, कोई और तरीका आपके पास उपलब्ध हो तो बताइए। जब भी हम पर नियंत्रित होते हैं, हम 3 तरीके से पर नियंत्रित होते हैं। भयवश, लालचवश, आस्थावश। ये सबको पहुंच गया? बात ठीक है? 3 ही तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, चौथा तरीका नहीं है। हैं? प्रेमवश। हाँ, बात तो ठीक है आपकी। क्या लगता है? नहीं नहीं, अभी जिसको देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रेम देख लो, वो प्रेम कैसा है? स्वतंत्रता देता है। मेरी बिल्कुल आपसे सहमति है कि प्रेम स्वतंत्रता होता है। वो प्रेम की पैकिंग में कुछ और है कि नहीं, वो प्रेम है कि नहीं, ये झंझट है। देखिए, एक सामान्य घटना है, कोई मर जाता है तो हम रोते हैं, बहुत प्यार था। क्यों रोते हैं? वो चला गया कि मेरा सुख चला गया? हमारा रोना इस बात का है कि वो मेरे सुख का क्या होगा जो तुमसे मिलता था। है? एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स चल देते हैं। एक व्यक्ति जो खुद आज बाप है, फाइनेंशियली इमोशनली वेल ऑफ है ना, आज उसके माँ बाप चल देते हैं, तो वे घटना के रूप में स्वीकार पाता है कि भाई ये घटना है, कम ज्यादा अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार। लेकिन ये इतना बड़ा फर्क बहुत सभी में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है?